नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। चुनाव दर चुनाव कामयाबी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 4 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत दिलाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अपने टॉप पर है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग में भी लगातार सबसे ऊपर है। दुनिया तो मोदी के मुरीद है ही, अब विपक्षी नेता भी मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक ट्वीट किया है और कहा है कि यदि नरेंद्र मोदी लोगों का जनादेश जीतते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी दिखाया जाता है तो उनमें कुछ गुण होंगे या उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसे विपक्षी नेता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जो ट्वीट माजिद मेमन ने किया वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। माजिद जी खुद इंडिया टीवी पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार। माजिद जी, आपने कहा कि पीएम मोदी को जनता का समर्थन है। पीएम मोदी वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर, बल्कि आपके शब्दों में अगर मैं कहूं कि मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं। आपने ये बातें कही हैं, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। देखिए, मैंने जो बात कही है वो आज की परिस्थिति पर कही है, क्योंकि देश में लोकतंत्र तभी अच्छी तरह चल सकता है जब विरोधी पक्ष भी लड़ने के बराबर ताकत रखे। हमारा विरोधी पक्ष कमजोर होता जा रहा है। पिछले 2014 में पहली बार जब मोदी जी चुन के आए और उसके बाद राज्यों के चुनाव हुए तो विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ ऐसे आरोप लग रहे थे कि शायद ईवीएम पे टेम्परिंग हो रही है और कुछ गलत ये करके वो जीतते हैं और इलेक्शन में गड़बड़ी करते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव हुए 2022 में, उसमें उत्तर प्रदेश के एक खास तौर पर सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ चुनौती थी कि योगी की सरकार दोबारा नहीं आएगी। इसके लिए सभी ने जुटकर मेहनत की और समाजवादी पार्टी शायद मोदी सरकार को हटाएगी, योगी सरकार को हटाएगी, इस तरह के लोगों के विचार थे। और जब नतीजा है तो हमने देखा कि फिर वही बीजेपी को बहुमत मिला है। अब इसमें ईवीएम पर इल्जाम लगाना या वो उचित नहीं है। और अभी हमने देखा कि कल ही एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल, जिसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता भारत के नेता हैं पूरे विश्व में। 77% मार्क उन्होंने लिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की बुराइयों को विपक्ष सामने लाता है और बीजेपी की गलतियों को विपक्ष सामने लाता है, लेकिन अंदर घर में बैठकर हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है सभी विरोधी पक्ष के नेताओं को कि इनमें क्या है कि जनता इन्हें फिर भी सपोर्ट करती है। यानी 2014 से 2019 तक के 5 साल में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसमें हमने बहुत सारी टिप्पणियां की, कई गलतियां बताई, लेकिन उसके बाद भी 2019 में दोबारा वो चुनकर आए। अब उसी तरह से 2024 में भी वो चुन के आ सकते हैं। तो अगर आपको 2024 में मोदी सरकार को हटाना है तो आपको इसका पूरी तरह से जायजा लेना बहुत जरूरी है और एकजुट होकर, शेर और चूहे की लड़ाई ना हो, लड़ाई हो तो बराबरी की लड़ाई हो। और उसमें आपको, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मोदी जी में जरूर कुछ ना कुछ बात है। देखिए, 2-3 अच्छी चीजें हैं जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की जो ओरेटरी है, उनका बोलने का तरीका है, वो लोगों को लुभाता है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही फ्लेवेंट बोलते हैं अपनी भाषाओं में, अपने भाषणों में। और साथ ही साथ मोदी जी का कार्य करने का जो तरीका है कि वो 24 घंटे में सिर्फ, कोई कहता है 2 घंटे सोते हैं, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी सारा वक्त जो है वो जनता के लिए, देश के लिए लगा देते हैं। तो ऐसा आदमी दूसरा हमें कोई तलाश करना होगा अगर उनकी बराबरी में किसी को खड़ा करना है। तो मेरा मकसद यही है कि मोदी जी ने जो गलत काम किए हैं वो अपनी जगह है, जिसको हम रोज सीखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, नफरत फैल रही है, आपस में लड़ाई हिंदू मुसलमानों के दरमियान की जा रही है। ये सब अपनी जगह है, ये इसकी हम नहीं इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर उनमें कुछ अच्छी बातें हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए।
और हमें माजिद जी, कोशिश आपने करनी अभी चाहिए दो कि बातें जनता जो हर कही, एक आपने कहा कि उनकी ओरेटरी स्किल बहुत अच्छी है, अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने में और बहुत अच्छे से पहुंचाने में वो सक्षम है। काम को लेकर उनकी लगन को कोई नकार नहीं सकता, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में डूबे रहते हैं। लेकिन केवल इन दो कारणों से तो जनता का मैंडेट नहीं मिल सकता। इसके अलावा जरूर कुछ ऐसा धरातल पर हो रहा है, या विकास का कोई काम हो सकता है, या कोई नीतियों से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या उनकी खुद की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद विपक्ष या तो देख नहीं रहा या देख के अनदेखा कर रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ये आप जो कह रही हैं मैं इससे सहमत हूँ कि विपक्ष को चाहिए कि वो तलाश करे, जांच करे, स्टडी करे, कुछ मालूमात हासिल करे कि क्या ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं जिनकी वजह से जनता आज भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। उन तमाम गलतियों के बावजूद मोदी सरकार में हम देख रहे हैं आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरह बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से सब दाम बढ़ जाते हैं ना। आपको जनता को पता है कि जब आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं तो और गुड्स एंड सर्विसेज आर अफेक्टेड, तो सब में दाम बढ़ जाते हैं। तो उसका कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। इन तकलीफों के बावजूद भी क्यों जनता नरेंद्र मोदी या उनके प्रत्याशियों को जीता कर देती है? कुछ ना कुछ तो होगा, ये मेरा मानना है। इसकी रिसर्च नहीं, वो जो कुछ है मेमन साहब, मैं आपसे वही समझना चाह रही हूँ। आप देखिए, इतने सीनियर एडवोकेट हैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपकी अपनी बिरादरी में भी लोगों से चर्चा होती होगी, पॉलिटिकल लीडर्स से चर्चा होती होगी, तो क्या आप समझ पाते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जनता यूं ही कहीं पर ईवीएम का बटन दबा दे। और आपने खुद ने कहा कि केवल विपक्षी नेता ईवीएम को कोसते रहेंगे तो इससे तो कोई तोड़ निकलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लियर कर लूं कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, जैसा वो दावा करते हैं कि हमने घर घर बिजली पहुंचा दी, हम गैस पे दिए, हमने शौचालय बना दिए। हमारा ये मानना है कि जनता को समझना चाहिए कि इन चीज़ों के साथ आप सौदा नहीं कर सकते लोकतंत्र का या संविधान का। अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो हमें कुछ भी मिले उसके एवज में हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक सौदेबाजी की बात है। लोगों को रिझाने के लिए अगर आप कुछ दे देते हैं और उसके एवज में आप उनका वोट पाकर फिर सत्ता में आ जाते हैं, फिर अपने जुल्म ढाते हैं, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए या तो जनता को इस बारे में सोचना चाहिए या इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना ये तो सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कि वो कुछ चीजें देते रहेंगे और लुभाते रहेंगे और साथ ही साथ संविधान का सर्वनाश कर देंगे। तो ये दोबारा नहीं है। हम जनता को समझने की आवश्यकता है कि हम किसी भी कीमत पे संवैधानिक अधिकारों का सौदा नहीं कर सकते। ये बात विपक्ष समझा नहीं पा रही है और इस वजह से ये सरकार दोबारा आती है, तीसरी बार आ जाएगी। अच्छा, विपक्ष लेकिन क्यों नहीं समझा पा रही? आप देखिए, अखिलेश यादव ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कमियां ना गिनाई हों, कमियां उन्होंने गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम महाराष्ट्र की भी बात कर लें तो जिस तरीके से सरकार वहां पर बनी, मैंडेट तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को ही आया था, लेकिन सरकार वहां दूसरे तरीके से बन गई। गोवा की बात कर ले, हम पूरे देश का ही इसमें एक मिसाल लेंगे। जी देखिए, देश में थोड़ा सा अभी बदलाव आ रहा है और बावजूद इसके कि मैंने मोदी जी की कुछ अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात की है, मैं ये जरूर कहूँगा कि अब देखिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा गया। कांग्रेस और शिवसेना जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहती थी, वो एक साथ बैठकर सत्ता चला रही है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना चाहिए। इसी तरह से पंजाब में, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराया गया और मुमकिन था कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां हराना चाहिए था। मेरे ये बात इसलिए कही है कि इतनी मुखालफत होने के बावजूद, इतना शोर होने के बावजूद, इतना विरोधी पक्षों का उत्साह होने के बावजूद भी फिर भी जनता ने मोदी जी को दिया। मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल देते हुए कहता हूँ, योगी जी के खिलाफ 50 आरोप होंगे कि उन्होंने कितना अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बातें की हैं, जहर उगला है, कितनी बार भाषणों में कुछ चीज़ कही है, तो उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी शायद उन्हें वोट दे दिया है। तो कुछ ना कुछ होगा ना।
मैं क्यों हुआ? एक मिसाल आपके सामने रख देती हूँ। इसी अब की रिसर्च मुझे जानकारी नहीं है कि आपके सामने ये खबर आई या नहीं आई, लेकिन ये कल ही की घटना है। कुशीनगर की उत्तर प्रदेश की एक घटना है जहाँ पर एक मुस्लिम लड़का बाबर अली इस बात का जश्न मना रहा था, मिठाई बांट रहा था कि बीजेपी की जीत हो गई, क्योंकि आपने मुसलमानों का भी जिक्र किया। तो उन्हीं के जानने वालों ने, उन्हीं के रिश्तेदारों ने बाबर अली का पीट कर कत्ल कर दिया। अब ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है कि क्या मनभेद इतनी बुरी तरीके से समाज में हावी हो गए हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मुस्लिम समाज से भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं, वोटर्स हैं, जो शायद बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिसी से शायद इत्तेफाक रखते हो। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और अल्पसंख्यक समाज के साथ में कितना अत्याचार हुआ, इसका हिसाब मैं अभी नहीं दे सकता। मैंने पार्लियामेंट में दिया है, मैंने अपने भाषण में राज्यसभा में बात कही है कि मॉब लिंचिंग के कितने सारे केसेस हुए हैं। बताइए योगी सरकार ने क्या किया 5 वर्षों में। हमारा ये मानना है, ये तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है जो बात मैंने कही, जो मैं आज दोहरा रहा हूँ आपके सामने, कि जब मॉब लिंचिंग होती है मामले में होती है, या फिर गाय को ले जा जानवरों के बारे में होती है, या धर्म से जुड़ी बातें होती है, तो मुझे ये बताइए कि जब एक मुस्लिम लड़का, मासूम लड़का मारा जाता है इस तरह से मॉब लिंचिंग में, तो उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसके रिश्तेदारों के पास जाएं और उन्हें कहें कि हम आपको कानूनी मदद देंगे। न कोई पूछता है, न कोई मंत्री जाता है। बल्कि हमने तो ये देखा है इस देश में कि मोदी जी के राज में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर वो लोग मांझी जी, आपकी ऑडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही है, लेकिन मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। थोड़ी सी आपकी ऑडियो इंटरप्ट हो रही है, बाय मीनवाइल वो ऑडियो भी ठीक हो जाएगी। मांझी जी, बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब 5 राज्यों के नतीजे आए तब कई सारे लीडर्स से हमारी चर्चा हुई, तो हमने पूछा उनसे कि क्या वजह है कि इतने नकारात्मक तरीके के कैंपेन के बावजूद आपकी जीत हो गई। तो उनका सबका कहना यह था कि इस देश ने तुष्टीकरण की राजनीति को दरअसल नकार दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश को समझ में आ गई है, इसलिए डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पर लोग मुहर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अपीसमेंट वाला जो बात है ना, अपीसमेंट तो तब होता है जब किसी अल्पसंख्यक समाज को आप जरूरत से ज्यादा कुछ दें। यहाँ तो जरूरत की बात चीजें नहीं देते आपको, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा कहाँ है उनको दिया, तो कहाँ से ये ऐसी राजनीति आई है अपीसमेंट की? कौन से राज्य में अपीसमेंट होता है, मुझे बताइए। तो मुझे मिसाल दें आप कि यहाँ पर मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा कुछ दे दिया गया। जरूरत से ज्यादा तो बहुत दूर है। जो जरूरत है शिक्षा, सुरक्षा, नौकरी, आप मुझे बताइए, नौकरी में जब से मोदी सरकार आई है 2014 की, कितने IAS IPS ऑफिसर मुसलमान बने हैं? कितने IAS ऑफिसर पार्लियामेंट में MP बने हैं? कितने मुसलमान विधायक बने हैं? टिकट ही नहीं दी है जब तक किसी। इसका तो जवाब अल्पसंख्यक समाज को पूरे देखिए, विपक्ष इस पर लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। सरकार के अपने तर्क हैं, आप लोगों के अपने सवाल हैं, लेकिन एक बात जिसकी तरफ आपने इशारा शुरुआत में ही किया कि विपक्ष को यह सोचना होगा कि अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ उन्हें लड़ाई लड़नी है तो केवल आलोचना से नहीं, बल्कि इसके पीछे जो प्लस पॉइंट्स हैं उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा और अपनी ताकत को एकजुट करना होगा। माजिद जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।